Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the elastic collision in one dimension. बेटा पिछले दो लेक्चर थे जिसमें हमने पहले छोटे से दो लेक्चर थे जिसमें पहले आपने देखा कि कोलिजन्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स क्या है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो बीच में भी आएगा वो भी आपने पढ़ा। अब थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, हम कहते थे कि जो कोलिजन है ना उसको वो हम रेफर करते हैं, ये इंट्रैक्शन होता है दो बॉडीज़ के दरमियान या दो पार्टिकल्स के दरमियान, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन और जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है इन कोलाइडिंग बॉडीज़ की वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स हम आमतौर पर नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन इन बेटर वे आप इस तरह भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोलिजन किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन है। ठीक है ना, किसी भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो देयरफॉर वी कैन सिंपली डिफाइन इट, कोलिजन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डिफाइंड एज द म्यूचुअल इंट्रैक्शन। ठीक है ना, इट इज अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन between these two bodies for a short interval of time, as a result of which energy and momentum of the interacting bodies change। यानी ये एक ऐसा इंटरेक्शन होता है दो बॉडीज के दरमियान जिसकी किसी भी छोटे से टाइम में जिसकी वजह से उनका मोमेंटम और एनर्जी जो है ना वो चेंज हो जाता है इन कोलाइडिंग बॉडीज का। ठीक है ना, उसके बाद आपने देखा कि फॉर एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में हम कोलिजन देखते हैं, किसी दो गाड़ियों के दरमियान टक्कर होती है, बॉल्स के दरमियान टक्कर होती है। ठीक है ना, तो आमतौर पर फिजिक्स में हम कब कहते हैं कि कोलिजन होता है, फिजिक्स में कहते हैं कि कोलिजन इज सेड टू हैव ओकर्ड इफ टू बॉडीज फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। अगर फिजिकली वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या अगर एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी का पाथ चेंज हो जाए तो देयरफॉर उसको हम कहते हैं, उसको सिंपली कोलिजन कहते हैं। चलो ये आपने पढ़ा है। उसके बाद आपने देखा जो कोलिजन है बहुत सारे टाइप्स का है। फॉर एग्जाम्पल उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन उसमें भी आपने देखा होगा कि एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन्स होते हैं जिनमें बहुत मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, उनको इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। दोज कोलिजन्स इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड, यानी दोनों कंजर्व जब रहते हैं कोलिजन होता है लेकिन ना एनर्जी चेंज हो जाती है ना मोमेंटम चेंज हो जाता है, यानी ना काइनेटिक एनर्जी ना मोमेंटम चेंज होता है, वो कंजर्व रहती है। तो देयरफॉर उस सॉर्ट ऑफ कोलिजन को हम कहते हैं कि वो बेटा दिस इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है ना, आमतौर पर मुश्किल होता है इलास्टिक कोलिजन फाइंड करना, तो लेकिन हम कहते हैं कि कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो इलास्टिक कोलिजन इन नेचर होता है। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इस इलास्टिक कोलिजन की, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है किसी दूसरी फॉर्म में। ठीक है ना, दैट्स मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन एनी अदर फॉर्म, दैट साउंड, हीट, लाइट, वट एवर इट इज। ठीक है ना, और जो फोर्सेज वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इंट्रैक्शन के दौरान वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है ना, ये इसकी चार एक्चुअली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर से याद रखना, मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है, और फोर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्व्ड फोर्स होते हैं इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है ना, इसी तरह एक और वहाँ पे आपने इनइलास्टिक कोलिजन, इसके बाद आपने दूसरा पढ़ा, यानी वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, यानी दोज कोलिजन्स इन विच मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड, उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द कोलिजन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं एक्चुअली वो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं, बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो लास्ट हो जाती है एक कोलिजन में। जब वो लास्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल इन एन इनइलास्टिक कोलिजन, वो अपेयर हो जाती है किसी दूसरी फॉर्म में, हीट, साउंड, लाइक दैट। ठीक है ना, तो उसी से एक और हमें निकलता है फिर बाद में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एक और थर्ड टाइप का कोलिजन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये वो कोलिजन होते हैं जिनमें कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर होते हैं, वो जुड़ जाते हैं कोलिजन होने के बाद। तो उस कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड देन मूव एज ए कॉमन, देन मूव विथ अ कॉमन वेलोसिटी। तब वो एक ही वेलोसिटी से बाद में चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गोली चलाई किसी लॉग में, तब वो गोली लॉग में फंस जाती है, फिर लॉग और गोली इकट्ठे चलते हैं एक ही वेलोसिटी के साथ, उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हम कहते हैं। वो भी आपने पढ़ा है। ठीक है ना, या मड हम लगाते हैं वॉल पे, वो स्टिक हो जाती है उस पर, बेटा इनको आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। ठीक है ना, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है ना, और इसमें अ पार्ट ऑफ होल मैकेनिकल एनर्जी मे बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। इसमें यानी इनइलास्टिक कोलिजन्स में कुछ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी का दूसरे पार्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है, हीट, लाइट, साउंड, वट एवर इट इज। ठीक है ना, और कुछ फोर्सेज जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी होते हैं। ठीक है ना,
तो इसमें आपने ज़रूरी इट में बी पॉइंटेड आउट दिस थिंग दैट इन बोथ द टाइप्स ऑफ कोलिजन्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट इज द काइनेटिक एनर्जी विच मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। तो दोनों कोलिजन्स में हमने ये चीज़ देखी कि एक्चुअली मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है, हमारे पास जो टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहती है। तो देयरफॉर डिसाइडिंग फैक्टर जो इन दोनों में वो काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ एक्चुअली आपने पढ़ा, आप खुद अभी याद रख सकते हो। नाउ आई हैव टू गो फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बहुत लंबा, अच्छा लंबा खासा क्वेश्चन, बहुत इजी है लेकिन लेंथी है, तो देयरफॉर वी विल ट्राई टू कवर इट। तो देयरफॉर नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस। हम इक्वेशन निकालेंगे कि अगर अब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में, ठीक है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, द कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड एंड द कोलाइडिंग बॉडीज कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब थोड़ा सा हम इसको इनहेंस करेंगे। इलास्टिक कोलिजन आपको ऑलरेडी पता है, वो कोलिजन्स होते हैं जिनमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, बाद में टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहता है, ठीक है ना। लेकिन अब वन डायमेंशन का मतलब हम एक और लाइन इसके साथ ऐड करेंगे कि हम कहेंगे वो कोलिजन जिनमें बहुत मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहती है इन कोलाइडिंग बॉडीज का, लेकिन जब वो कोलाइड होंगे तब वो कंटिन्यू मूव करेंगे एक ही दिशा में, एक ही स्ट्रेट लाइन में कोलिजन होने के बाद, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना। द कोलिजन in which both momentum and kinetic energy are conserved and the colliding bodies continue to move along the same straight line after the collision is called as elastic collision in one dimension, elastic one dimensional collision। ये हो गया आपकी डेफिनेशन। अब इक्वेशंस निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे बेटा, विल कंसिडर टू बॉडीज, ठीक है ना। विल कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2। चलो मैं रेड से पहले ये बनाऊंगा। ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, ठीक है ना। वी आर कंसिडरिंग टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी विथ मासेस m1 एंड m2 मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो एक ही लाइन में चल रहे हैं विथ वेलोसिटीज। कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम देंगे इनको बेटा, दैट्स u1 एंड दिस इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, विथ u1 ग्रेटर देन u2। मैं स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा। दो बॉडीज है हमारे पास ए एंड बी, मास उनके पास m1 m2 है, चल वो रही है एक स्ट्रेट लाइन में विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 विथ u1 ग्रेटर देन u2। मगर ये जो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है इट इज ग्रेटर देन द सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। तो देयरफॉर ऑब्वियसली जब इसकी वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो कुछ टाइम के बाद इसके साथ टकराएगी, है ना। क्योंकि ये 10 फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो कुछ टाइम होने के बाद, थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये इसके साथ कोलाइड करेगी। तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी बेटा, वो चेंज होंगी, ठीक है ना। अगर सेंटर इन बॉडीज का आप टू कोलाइडिंग बॉडीज आर इन वन लाइन देन कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन कोलिजन। वो आपको ऑलरेडी पता है, अगर इनके सेंटर्स एक ही लाइन में तब वो कोलाइड करते हैं, तब उसको हेड ऑन कोलिजन भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन होने के वक्त छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, या देन बीच में ये आपकी हमारी बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, ये इस पे फोर्स लगाएगी, इंटर्न वापस फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। तो नव कोलिजन होने के बाद, बीच में छोटे डायग्राम मैंने एक्चुअली कोलिजन के वक्त बनाई, चलो मैं लिख भी लूँगा, बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अब देखो आफ्टर कोलिजन, चूँकि मैंने आपको कहा ये वेलोसिटी m1 है, अब नाउ दिस विल मूव विथ वेलोसिटी v1, दिस आफ्टर कोलिजन, एंड बॉडी b will move with velocity, this is A, this is B, body move, B will move with velocity v2, this is
आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये आपके सामने सारा कुछ है, यानी पहले क्या था, बिफोर कोलिजन बॉडीज दो चल रही थी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा थी तो ये इसके साथ टकराई कोलिजन के, तो एक दूसरे पे फोर्स लगा लेंगे, हेड ऑन कोलिजन है स्ट्रेट लाइन में, तो ये एक्चुअली फिर से एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। तो देयरफॉर नाउ इनकी वेलोसिटी चेंज होंगी, तो वो हम देखेंगे किस तरह चेंज होती है। नाउ बॉडी ए विल मूव विथ वेलोसिटी v1 एंड बॉडी बी विल मूव विथ वेलोसिटी v2, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ आया ना। जो डिफरेंस होगी ना बेटा, द डिफरेंस इन इनिशियल वेलोसिटीज दैट u1 माइनस u2, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। u1 माइनस, क्योंकि u1 ग्रेटर है ना, तो जो डिफरेंस यहाँ पे वेलोसिटीज इनिशियल वेलोसिटीज को होगी, द डिफरेंस इन इनिशियल वेलोसिटीज u1 माइनस, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, ठीक है ना। और जो डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटीज में होगी, द डिफरेंस इन फाइनल वेलोसिटी दैट्स v2 माइनस, अब इसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसको धक्का मारेगी, तो एनर्जी कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको देगी, इसको ये गेन करेगी वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो देयरफॉर अब ये तेजी से जाएगी, तो v2 विल बी ग्रेटर, सो v2 माइनस v1 उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम कहते हैं ना, याद रख लेना। दिस इज u1 माइनस u2 विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वो बीच अभी आपको आएगा, बीच बीच में वहीं पे मैं लिख के भी रखूंगा ना। हम पहले बात करेंगे मोमेंटम की। यहाँ पे एज ए सिस्टम में अलग अलग बॉडीज को नहीं लूंगा, मैं एज ए सिस्टम लूंगा दोनों बॉडीज को। नाउ टोटल लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमें इन्हीं दो पे फोकस करना है, क्योंकि आपने देखा कोलिजन में दो ही चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, एक तो मोमेंटम होता है और काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम दोनों निकालेंगे। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के से पहले लीनियर मोमेंटम कितना था, इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, इट विल बी m1 u1 प्लस m2 u2 होगा ना, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम सिस्टम का, सिस्टम मीन दोनों बॉडीज, तो इस लीनियर मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा। और आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बेटा इट इज m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। ये कोलिजन होने के बाद मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, इट इज m1 v1 प्लस m2 v2। कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है, तो आपको ऑलरेडी पता है इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, है ना समझ में। एज collision is elastic, therefore चलो लिखूँ मैं, therefore both P, that's momentum, and kinetic energy remains conserved, therefore momentum before collision is equal to मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम को जो कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम आपको कोलिजन के बाद मिलेगी, जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी आपको बाद में मिलेगी। तो देयरफॉर बेटा आपको यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें मिलेगी m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम क्या काम करेंगे, हम m1 को एक ही जानिब जमा करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, m1 कॉमन निकलेगा, देखो मैं एक स्टेप में करूँगा, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, m1 को एक तरफ करो, m2 को दूसरे तरफ करो। जैसे मैं m1 को यहाँ पे लेके आऊँगा, m1 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा मुझे, u1 माइनस v1, ठीक है ना। इसी तरह m2 यहाँ बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा मुझे v2 माइनस u2। पुट इट एज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, आया ना समझ में, ये आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो भी होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली फॉर
काइनेटिक एनर्जी के लिए इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, देयरफॉर दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर 1/2 mv²। अब चूंकि पहले इनिशियली कितना था यहाँ वेलोसिटी u1, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 m1u1², इसकी कितनी होगी 1/2 m2u2², अब इसकी कितनी होगी 1/2 m1v1², इसकी होगी 1/2 m2v2²। अब ये भी बराबर होंगे 1/2 m1u1² प्लस 1/2 m2u2² इज इक्वलेंट 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2²। ठीक है ना बेटा। अब देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 ये कम निकलेगा, 1/2 कट हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा क्या हमारे पास m1u1² प्लस m2u2² इज इक्वलेंट m1v1² प्लस m2v2²। ठीक है ना बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से m1 वालों को एक ही जगह जमा करेंगे, तो m1 यहाँ पे बाहर निकलेगा, इट विल बी u1² माइनस v1²। ठीक है ना। इसी तरह m2 यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बनेगा v2² माइनस u2², है ना, क्योंकि इसको मैं इधर लेके आऊँगा और m2 को इधर लेके जाऊँगा, बाद में कॉमन भी निकालूंगा। ठीक है ना। ये बन जाएगा a² माइनस b², तो देयरफॉर इसको आप खोल सकते हो m1। इसी तरह a² माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। ठीक है ना। इसी तरह ये बन जाएगी यहाँ से m2 v2 प्लस u2, फार्मूला है ना, हाँ, v2 माइनस u2, a² माइनस b² होता है बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। पुट दिस इक्वेशन, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 हम नाम देंगे। ठीक है ना। अब डिवाइड इक्वेशन 4 बाई सेकंड, हम क्या काम करेंगे, हम इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो देख सकते हो आप खुद m1 u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड वाला साइड यहाँ पे डिवाइड करो 2 से, वो है m1 u1 माइनस v1। ठीक है ना बेटा। इस तरह इक्वल टू यहाँ पे क्या है m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। ठीक है ना। इस तरह इसका राइट हैंड साइड क्या है m2 v2 माइनस u2। अब देखो ये m1 u1 माइनस v1 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बेटा, अगर आप देखो आपके पास बचता क्या है, सिर्फ बचता है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन हमें बचती है। ठीक है ना। ये u1 चूँकि बाकी कैंसिल हो जाएगा ना, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है ना। इससे आगे थोड़ा सा इसको असेंबल हम करेंगे, तो असेंबल करने के बाद देखो बेटा हम क्या करेंगे, u को एक तरफ करेंगे, v को, अगर आप देखोगे ये बन जाएगा u1 माइनस u2, ये बन जाएगा v2 माइनस v1 बनेगा ना। तो देयरफॉर यहाँ से आपको निकलेगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। मैंने पहले एक चीज़ आपको बोला था, जो मैंने आपको लास्ट में बताऊंगा, इजंट दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इजंट दिस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना। तो देयरफॉर आप कहते हो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation। ठीक है ना। तो चूंकि आपको मैंने ये क्या है u1 माइनस u2 क्या है, ये डिफरेंस है इनिशियल वेलोसिटीज की, ये क्या है, ये डिफरेंस है फाइनल वेलोसिटीज की, ये वाला। तो देयरफॉर दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं दस इन इलास्टिक कोलिजन, हम ऐसा कह सकते हैं इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना बेटा। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे से जिस तरह अप्रोच कर रहे थे पहले कोलिजन होने से पहले, उसी तरह ये सेपरेट भी होंगे कोलिजन होने के बाद। ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट फॉलोज दैट in one dimensional elastic collision the relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision. Thus in an
elastic one dimensional collision, the relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of separation after collision। ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर जिस हिसाब से ये दो बॉडीज पहले अप्रोच कर रही थी उसी हिसाब से ये बाद में सेपरेट भी होंगी जब कोलिजन होगा वहाँ पे। तो देयरफॉर दिस थिंग इज टॉट अस बाय दी दिस इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है ना। अब हमने फाइंड करना है वेलोसिटी बॉडी ए की आफ्टर कोलिजन, इसी तरह बी की आफ्टर कोलिजन। वो चीज़ें हमने एक्चुअली इसमें फाइंड करनी है जिसकी वजह से थोड़ा सा लेंथी बाद में बन जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ए इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्योंकि अगर आपको याद होगा वहाँ पे जब मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया था, या रिटेंटिविटी भी उसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिटेंटिविटी भी कहते हैं उसको, जो द रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसी को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। बीच में स्टार बना के मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप लिखो भी कि नहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एज वी नो द relative velocity of separation to the relative velocity of approach is called as coefficient of रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना। ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स ई इज सिंपली इक्विवेलेंट टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1। यही आपने पढ़ा ना। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। वो ये एक्चुअली इस ई का वैल्यू जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इन कोलाइडिंग बॉडीज़ का, और कोलिजन किस टाइप का है। डिपेंड्स ऑन टू थिंग, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज एंड नेचर ऑफ कोलिजन, कोलिजन किस प्रकार का है। और आपको ऑलरेडी वहाँ पे भी आपने पता परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई कितना होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर ये स्टार बना के आप यहाँ पे याद रख सकते हो, बीच में नहीं डालोगे तो, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्चुअली दिखाया कि यहाँ से भी निकल सकता है हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर कहीं पे आया ना। एक्चुअली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज किस प्रकार की होंगी वहाँ पे। ठीक है ना। नाउ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन में लूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 6 है, ये लास्ट वाली, इसको मैंने 6 रखा है। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है ना। इसमें से v2 किसके बराबर आएगा बेटा, अगर आप देखोगे इक्वेशन 6 से v2 किसके बराबर आएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1, है ना। दैट विल बी इक्विवेलेंट u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है ना। अब इस v2 का वैल्यू हम उठाएंगे और उसको हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे। यूज वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन सेकंड, यानी वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड में हम इसको डाल देंगे, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे हम v2 का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, क्या था ये इक्वेशन, m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वलेंट क्या था, m2। हाँ अब देखो बेटा, v2 को अपना वैल्यू दो, वो बन जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है ना। u1 माइनस u2। ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको बेटा। m1 u1 माइनस m1 v1, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये बन जाएगा m2 u2 बन गया ट्वाइस u1 माइनस ट्वाइस u2 प्लस v1 गया ना। तो देयरफॉर m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वलेंट m2 u1
माइनस ट्वाइस m2u2 प्लस m2v1, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा v1 निकालना है हमें, v1, ये एक्चुअली v1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। या इसको हम इधर लेके आएंगे, बाकी टर्म्स को यहाँ के लेके जाएंगे, ठीक है ना। चूंकि ये माइनस है ना, इसको हम इधर ही लेके जाएंगे, तो देयरफॉर ये बन जाएगा m2v1 प्लस m1v1, ठीक है ना, इज इक्वलेंट, इसको बाकियों को इधर लेके आओ, इट इज़ m1u1 माइनस m2u1 प्लस ट्वाइस m2u2, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर m2 प्लस m1 v1 इज इक्वलेंट, ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह m1u1 माइनस m2u1 प्लस ट्वाइस m2u2, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा हमें एक्चुअली क्या मिलेगा, v1 निकलेगा। तो v1 किसके बराबर आएगा, पहले हम देखें कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा u1 है, तो u1 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसको पहले हम लिखेंगे, पहले ट्वाइस m2u2, ठीक है ना। u1 को हम प्लस, u1 को हम बाहर रख सकते हैं, इट इज़ m1 माइनस m2, ठीक है ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया v1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, क्योंकि v1 है ना वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद ये वेलोसिटी बेटा आपको मिलेगी ऑब्जेक्ट की, दैट्स v1 विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू ट्वाइस m2u2 प्लस u1, चूंकि u1 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो बचा क्या, m1 माइनस m2, और डिवाइड भी इसको डिवाइड किया, तो देयरफॉर ये आपको मिला एक्चुअली क्या बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर द कोलिजन, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें v2 निकालना है। थोड़ा ये एक्चुअली थोड़ा सा इसमें होल मैथमेटिक्स है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ये इजी है। तो अब नाउ वंस अगेन हम उसी इक्वेशन पे जाएंगे। अब पहले हमने कौन सा निकाला था यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन v2, अब हम क्या निकालेंगे v1, ठीक है ना। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 6, इस वाली इक्वेशन से अब v1 किसके बराबर आएगा बेटा, इट विल बी v1 यहाँ जाएगा v2 माइनस u1 प्लस u2, ठीक है ना। तो देयरफॉर v1 किसके बराबर आएगा, इट विल बी v2 माइनस u1 प्लस u2, ठीक है ना। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दिस विल सब्स्टिट्यूट, तो देयरफॉर इस इक्वेशन में अब हम कर सकते हैं, v1 है यहाँ पे कहीं पे, अब हम v1 को यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं बेटा, v1 को वैल्यू यहाँ पे आप दो, ये वाला अपना वैल्यू, यानी इसी इक्वेशन में पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 में हम इस v1 को वैल्यू देंगे तो आपको v2 निकलेगा, ठीक है ना। इन द इक्वेशन 7 विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v1, यूज वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 7, किस लिए, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ v2। थोड़ा मैंने आपको बोला इट इज होल मैथमेटिक्स, नथिंग देयर, इट जस्ट वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी एंड नथिंग मोर देन दैट, ठीक है ना। तो जब आप एक्चुअली बेटा इसमें सॉल्व या आप खुद कर सकते हो, यहाँ पे क्वाइट ईजी है, आपने वैल्यू देना है, बाद में कुछ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और सॉल्व करना है। तो देयरफॉर चूंकि अगर मैं ये, तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, आप ये वाला पार्ट खुद कर सकते हो, यानी सिंप्लीफिकेशन, v1 को यहाँ पे आप वैल्यू दो, यानी जब आप इक्वेशन दिस 7 में जब आप इस v1 का वैल्यू दोगे तो व्हाट यू विल गेट, मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो वीडियो में ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। यू विल गेट v2 इज सिंपली इक्विवेलेंट टू m2 माइनस m1 u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आपको v2 निकलता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यू विल गेट v2 सिंपली इक्विवेलेंट टू m2 माइनस m1, जहाँ मैं पहले इस चीज लिख सकता हूँ, इसमें ट्वाइस m1 u1 u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी b आफ्टर द कोलिजन होने के बाद ये आपको एक्चुअली क्या मिलेगा बेटा, मिलेगा, ठीक है ना। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, यानी इस इक्वेशन में आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमें निकला बोथ v1 भी निकला, और ये आपको क्या मिला, ये आपको v2 भी निकला।
हाँ, अब कुछ स्पेशल केसेस है इसमें, आपको मिली इक्वेशंस, आपको मिली। अब कुछ स्पेशल केसेस हम लेंगे बेटा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केस में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशल केसेस, ठीक है ना। स्पेशल केस में हम देखेंगे, पहला केस हम देखेंगे when the two bodies have equal masses, when the two bodies have equal masses। यानी देखो बेटा, एक्चुअली जो अब दो कोलाइडिंग बॉडीज है, जो दो वहाँ पे बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं, अगर उनके पास दोनों के पास मास सेम है, दैट इज इफ m1 इज इक्वलेंट m2 इज इक्वलेंट m, जो दो बॉडीज वहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं उनका मास सेम है। फिर से मैं बताऊँ दिया, तब मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटीज क्या बनेगी, ठीक है ना। एज वी नो, यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा v1 किसके बराबर निकला था हमें, वाज ट्वाइस m2 u2 प्लस u1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमें निकली थी वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। और v2 क्या निकला था, ट्वाइस m1 u1 सॉरी प्लस u2 m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना बेटा। अब देखो, हमें एक्चुअली जब हमें यही फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है कोलिजन होने के बाद, लेकिन अगर दो बॉडीज का मास सेम है, अगर जो दो बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं उनका मास सेम है, तो बेटा हमें देखना है कि क्या होगा कोलिजन के बाद। तो मुझे पहले बताओ v1 क्या निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट आफ्टर द कोलिजन। तो जब आप इसमें दोगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस m, ये बन जाएगा ट्वाइस m u2 प्लस u1, ये बन जाएगा m माइनस m बनेगा ना, क्योंकि m1 m2 किसके बराबर है, m सेम है उनका मास, डिवाइड बाई 2m। अब ये टर्म तो गई, 2m गया, ये बन जाएगा ट्वाइस m u2 डिवाइड बाई 2m, क्योंकि m माइनस m 0, ये टर्म गई, 2m कैंसिल, वो बन जाएगा u2। कुछ समझ में आया ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसी तरह चलो बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह मुझे v2 बताओ, v2 किसके बराबर आएगा, ट्वाइस m u1, वंस अगेन द टर्म दिस m माइनस m, ये 0 बन जाएगा, डिवाइड बाई 2m गया, दैट्स u1। तो therefore it follows from these two equations, if the two bodies of equal masses suffer one dimensional elastic collision, then their velocities are interchanged after the collision। तो collision होने के बाद उनकी bodies velocities interchange होगी। what was u2 was the initial velocity of body b, what was u1 was the initial velocity of body a। अब ये क्या कह रहा है, यानी कि अगर दो बॉडीज आपके पास है, मास उनका सेम है, तो जब वो इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड होने के बाद जो एक्चुअली उनकी फाइनल वेलोसिटी वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जो पहले इनिशियली जो वेलोसिटी बॉडी ए को थी, बॉडी ए को क्या थी इनिशियल वेलोसिटी u1, वो अब आफ्टर कोलिजन किसके पास है, वो बॉडी बी के पास है। इसी तरह जो वेलोसिटी बॉडी बी के पास था इनिशियली, अब वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी किसकी बन गई, बॉडी ए की, है ना। यहाँ पे डायग्राम में देखो बेटा, दिस u1 वाज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, u2 वाज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। अब अगर मास सेम है ना बेटा, तो आपका जो v1 है, v1 किसके बराबर है, u2 के बराबर। यानी अब इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जो इसके पास फाइनल वेलोसिटी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स v1 वाज इक्वल टू u2, ठीक है ना। Therefore if two bodies of equal masses suffer 1D elastic collision, then their velocities are interchanged after collision, ठीक है ना। वो एक्सचेंज करते हैं कोलिजन। ये हो गया आपका पहला दिस स्पेशल केस। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड दिस केस। तो सिंपली में आपने याद रखना है, बेटा कि एक्चुअली जब दो बॉडीज के दरमियान जिनका मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वो सिंपली अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज करते हैं। एक और चीज़ याद रखना, वन डायमेंशनल कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन भी कहा जाता है, डोंट कंफ्यूज। अब देखो, व्हेन u2 इज 0, जब आपकी दूसरी बॉडी इनिशियली रेस्ट पे हो, ये वाली बॉडी u2 है ना, ये 0 है, विच मीन ये चल रही है लेकिन ये रेस्ट पे है, ठीक है ना। दैट इज
बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी बी किस पे है? रेस्ट पे है। टारगेट बॉडी को कह सकती है कि टारगेट बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ बेटा, आपकी V1 क्या बन जाएगा? आपका V1 क्या बन जाएगा? देखो बेटा, आपका U2 0 बन जाएगा, ये टर्म गई काम से। तो बचा क्या? बचा U1 इंटू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। बचा ना ये, क्योंकि ये वाला गया तो ये यहाँ पे बचा क्या? U1 M1 प्लस M2। इसी तरह ये यहाँ पे U2 क्या, ये वाले टर्म यहाँ पे चली गई। तो देयरफॉर इसी तरह V2 क्या बचा? V2 बचा आपके पास ट्वाइस M1 U1 ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो देयरफॉर उस वक्त जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी बॉडी की, बॉडी ए के पास फाइनल वेलोसिटी ये होगी और बॉडी बी के पास फाइनल वेलोसिटी ये बचेगी, ठीक है ना। नाउ अब देखो, जब टारगेट बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। तो लेट अस फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज इन डिफरेंट सब केसेस। तो सब इसमें सब केसेस आएंगे, ठीक है ना। तो फिर सेकंड केस में सब केसेस, इसमें सब केसेस आएंगे, ठीक है ना। यूजुअली 2-3 सब केसेस इसमें आएंगे। तो पहला सब केस, इसमें हम सब केस मतलब अब ये वाला केस लिया है, यानी एक बॉडी तो चल रही, एक बॉडी चल रही है, दूसरी रेस्ट पे है। लेकिन अगर यहाँ पे इफ मासेस आर सेम, इफ मासेस आर सेम, यानी जो दो कोलाइडिंग बॉडीज इनका मास सेम है, दैट इज व्हेन M1 इज इक्वलेंट M2, दैट इज बोथ बॉडीज आर हैविंग सेम मास। लेकिन इस वक्त बी रेस्ट पे है, ए चल रही है, ठीक है ना बेटा। तो अब इन दो इक्वेशन से निकालना है M1, तो V1 क्या बन जाएगा? सीधा V1 0 बन जाएगा। तो इस M1 इज इक्वलेंट M2 हाथ से लेंगे हम M के बराबर, तो V1 यहाँ पे सिंपली हमारा 0 बन जाएगा, बिकॉज M माइनस M 0 ये गया काम से। तो V2 किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर ट्वाइस M U1 डिवाइड बाई 2M। 2M गया, ये U1 है ना, ये बन जाएगा, एक और एक M हो गया 2M, ये भी 2M गया, ये बन गया U1। सो V2 इज इक्वलेंट U1। तो देयरफॉर इन दो इक्वेशन से, thus in one dimensional elastic collision when a body collides with another body of same mass at rest, they just interchange their velocities after collision। तो वो इंटरचेंज, देखो बेटा क्या पहले में थी, ए बॉडी क्या थी? ये चल रही थी, लेकिन बॉडी भी रेस्ट पे थी, ठीक है ना। मास इनका सेम है, ये भी मास M है, ये भी मास M है। तो जब ये कोलाइड करेंगे बॉडी ए एंड बी, जब ये कोलाइड करेंगे ना बेटा, ये रेस्ट में है, तो आप देखो कोलिजन होने के बाद ये भी इंटरचेंज करते हैं अपनी वेलोसिटी। ये रेस्ट में था, अब ये वाली रेस्ट में आ रही, फाइनल वेलोसिटी ये रेस्ट में आ जाती है और ये चलती है उसकी वेलोसिटी से। आना समझ में? क्वाइट सिंपल। दस इन 1D इलास्टिक collision when a body collides with another body of same mass at rest, they just interchange their velocities after collision, ठीक है ना। तो वो अपनी वेलोसिटीज क्या करते हैं? वेलोसिटीज को इंटरचेंज करती हैं कोलिजन। या आप देख भी सकते हो, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जब एक्चुअली देखा आपने वो गिलास बॉल्स, मार्बल बॉल्स के साथ, जिनको आप कश्मीर में बांट कहते हो, जब वो खेलते हैं बच्चे, तो देखो किसी वक्त दफ़ा आप देख सकते हो जब एक मारता है ना दूसरे को, तो वो दूसरा वाला चल पड़ता है तो पहले वाला रुक जाता है, ठीक है ना, जो फेंका गया, ठीक है ना। तो आप उसको कह सकते हो, ठीक है ना, या प्रूव कर सकते हो इजीली। अब दूसरा केस, केस ए था इसमें, ए केस। अब केस बी हम देखेंगे। व्हेन M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। अब देखेंगे जब M1, जब फर्स्ट बॉडी पर, ये वाला बेटा, ये M1, ये अब M2 है हमारे पास। जब M1 इज ग्रेटर देन M2, जब इसका मास बहुत ज़्यादा है इसके पास, इसके हिसाब, इस बॉडी के मास के हिसाब से, तो हम ओबियसली क्या करेंगे, यानी बॉडी बी इज़ वेरी मच लाइटर देन बॉडी ए, बॉडी ए इज़ वेरी मच हैवियर देन बॉडी बी। इस सिचुएशन में M2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, M2 नेग्लेक्टेड, M2 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मास इसका बहुत कम है, इस बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 kg का पत्थर और आपके पास वो एक मार्बल बाल को इस पर बांट है ना, मार्बल बाल आपके पास, उसका क्या होता है ग्राम्स में, ये 1 kg 10 kg की बॉडी आपने यहाँ से ली है, ठीक है ना। तो M2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो देयरफॉर जब M2 को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो इक्वेशन से V1 के बनेंगे। M2 नेग्लेक्टेड, M2 नेग्लेक्ट गया, ये टर्म गई,
यहाँ क्या बचा m1 u1, m2 तो गया, ये बच गया m1, ठीक है ना। तो देयरफॉर हमारा जो v1 बचा वो बचा m1 डिवाइड बाई m1 इंटू u1 सॉरी m1 गया, दैट इज u1। एंड v2 क्या बनेगा, इसमें भी बेटा m2 को नेगलेक्ट करना है हमें, तो ये बन जाएगा ट्वाइस m1 u1 बाकी डिवाइड बाई m1, है ना। तो देयरफॉर m2 को जब हमने नेगलेक्ट किया तो यहाँ पे बचा m1 ट्वाइस m1 u1 ट्वाइस m1 u1 बचा, ठीक है ना। तो m1 m1 गया तो ये बचा यहाँ पे ट्वाइस u1, ठीक है ना। तो ये अब आपको क्या पता चला, इफ दी देयरफॉर व्हेन द हैवी बॉडी ए collides with when the heavy body A collides against a lighter body B at rest, the body A should keep on moving with the same velocity, ठीक है ना, and body B should start moving with a velocity double that of A। समझ में आया? ये देखो u1 है, पहले ये क्या था, रेस्ट पे ही था ना, ये रेस्ट पे था, लेकिन इसका मास बहुत कम था इसके हिसाब से, तो देयरफॉर जब इसके साथ टकराएगा इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ा, v1 इसके इनिशियल वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से चलेगी, लेकिन ये रेस्ट पे था, ये इसकी डबल वेलोसिटी से चलेगी। इसका u1 था वेलोसिटी, ये ट्वाइस u1 था, ठीक है ना। ये जब ऐसा आप कह सकते हैं, अगर हम 10 kg पत्थर लेंगे उसको एक मार्बल बॉल पे फेंकेंगे, मार्बल बॉल पहले रेस्ट पे था, अगर हमने 10 kg पत्थर को 1 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी तो इस पत्थर पे कोई असर 1 ही किलोमीटर से चलता रहेगा कोलिजन होने के बाद, लेकिन ये जो मार्बल बॉल है ना, अब ये 2 kg किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, डबल दैट, ठीक है ना। तो इसी तरह केस सी हम देखेंगे, इफ m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, तब हम m1 को नेग्लेक्ट करेंगे, यानी अगर हम क्या लेंगे, अब पहली गेंद जो है ये काफ़ी ये बेटा क्या है, ये m2 ये जो है ये लाइट बॉडी भी बड़ी है। अब हम मार्बल बॉल को फेंकेंगे बड़े से पत्थर पे, पत्थर रेस्ट पे है, यहाँ पे बॉडी भी इस वक्त रेस्ट पे है, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ पे बॉडी है, लेकिन बॉडी ए बहुत लाइटर बॉडी है, दैट्स बॉडी ए इज लाइटर देन बॉडी बी। इन सच सिचुएशन m1 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू m2। तब देखो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, m1 को नेग्लेक्ट करना है, तो m1 नेग्लेक्ट करेंगे हम बेटा, ये बन जाएगा माइनस m2 v1 के, सॉरी मैं इस इक्वेशन नहीं, इस इक्वेशन पे देखना है, मैं उल्टी इक्वेशन आपको दिखा रहा था, सॉरी बेटा, ये इक्वेशन ये तो बेटा एक्चुअली हमारा v1 क्या इस हिसाब से क्या मैंने नेगलेक्ट किसको करना है, नेगलेक्ट हमें करना है इस वक्त m1 को। तो m1 को जब हम यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस m2 u1, ठीक है ना। तो देयरफॉर हमारा जो v1 बचेगा माइनस m2 u1 डिवाइड बाई m2, दैट्स m2 गया, इट इज़ माइनस u1, ठीक है ना। एंड v2 क्या बनेगा, v2 क्या बनेगा, m1 गया काम से, तो देयरफॉर v2 जीरो बन जाएगा, क्योंकि जब ये जीरो बन जाएगा तो v2 ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगा, v2 इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, ठीक है ना, नेग्लिजिबल, बहुत कम वैल्यू होगा, क्योंकि इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो देयरफॉर चूंकि ये ऑलमोस्ट जीरो बन जाता है तभी v2 ऑलमोस्ट जीरो बन जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि when a light body collides elastically with a heavy body at rest, it rebounds with the original velocity, whereas heavy body practically remains at rest। यानी ये कहता है कि अगर हम इस छोटी बॉडी को बड़ी बॉडी पे फेंकेंगे, उसको कोलाइड करेंगे, तो ये छोटी बॉडी वापस आ जाती है, रिबाउंड माइनस शोइंग एज द रिबाउंड, ये खुद अपनी ही वेलोसिटी से वापस आएगा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि अगर हमने एक छोटी सी मार्बल बॉल फेंकी किस पे, एक बड़े से पत्थर पे, तो ये मार्बल बॉल वापस आएगी उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका था, और पत्थर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 10 जो यहाँ पे बेटा दो रिजल्ट्स होते हैं, द रिजल्ट्स इज इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जर्वेशंस, यह ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, या आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्चुअली जो चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी किया, ये सारे चीज़ यहाँ पे जो केसेस वेसेस जो हमने पढ़े, ये सारे प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस वाज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो याद रखना ड्यूरिंग कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज है ना, वो चेंज हो जाता है कोलिजन के वक्त। इस तरह लीनियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखिए, इस तरह लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है तमाम टाइप ऑफ कोलिजन में, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रेयर होता है, रेयर फिजिकल फिनोमेनन है, इजीली नहीं होते हैं। इसी तरह जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन इलास्टिक कोलिजन, तो वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये चीज़ें।